नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वॉइस चेंज। तो चलिए बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस जानकारी भरी वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कोई भी वाक्य जब हम बोलते हैं तो उसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी एक्टिव या पैसिव। पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस में वाक्य का विषय किसी कार्य द्वारा व्यक्त की गई क्रिया को निष्पादित करता है। अच्छा सब्जेक्ट यानी विषय क्या है? तो ये वह है जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही है या जो कोई कार्य कर रहा है। और वर्ब क्या है? तो ये कार्य स्वयं है। एक उदाहरण देखते हैं, द कैट चेज द माउस, यानी बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। इस वाक्य में बिल्ली ने पीछा करने का कार्य यानी क्रिया किया है। इस वाक्य में सब्जेक्ट ने सीधे किसी क्रिया को किया है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस को आमतौर पर लेखन में पसंद किया जाता है क्योंकि यह अधिक प्रत्यक्ष, संक्षिप्त और स्पष्ट है। यह आपके वाक्यों को मजबूत और समझने में आसान बनाता है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी विषय पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ना कि सब्जेक्ट क्रिया करता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। यह ऑब्जेक्ट क्या है? तो यह वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम होता है जो क्रिया का प्राप्त करता या प्रभाव प्राप्त करता है। उदाहरण से समझते हैं, द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट। चूहे का पीछा किया गया बिल्ली द्वारा। यहां पीछा तो बिल्ली कर रही है, यानी यहां किसी बात को सीधा नहीं समझाया गया है। इस वाक्य में चूहा पीछा करने की क्रिया नहीं कर रही, बल्कि उसके प्रभाव को झेल रही है। इसलिए ये एक पैसिव वॉइस का उदाहरण है। बात करते हैं कुछ वाक्य की संरचना। एक्टिव वॉइस की संरचना मुख्यतः पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाद में अन्य शब्द आते हैं। पैसिव वॉइस की संरचना में मुख्यतः पहले सब्जेक्ट, फिर टू बी वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंततः अन्य शब्द आते हैं। टू बी वर्ब जो कि वर्तमान काल के वाक्यों के साथ प्रयोग किया जाता है वो है इज, एम, आर। उसी तरह बहुत काल के लिए वॉज और वेयर है। इसके अलावा अन्य में बी, बीइंग, बीन आते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। चलिए उदाहरण से समझते हैं। आई रीड अ बुक। अ बुक इज रेड बाय मी। यह सब्जेक्ट आई है, वर्ब रीड है, ऑब्जेक्ट अ बुक है। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस हुआ आई रीड अ बुक। इसका पैसिव वॉइस होगा अ बुक इज रेड बाय मी, जिसकी संरचना हो गई सब्जेक्ट टू बी वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और आखिरी में अन्य शब्द। एक्टिव वॉइस, द कंपनी बिल्ट द ब्रिज। पैसिव वॉइस, द ब्रिज वॉज बिल्ट बाय द कंपनी। यहां सब्जेक्ट है दी कंपनी, वर्ब है बिल्ट, ऑब्जेक्ट है दी ब्रिज। पैसिव वॉइस में इसकी संरचना होती है सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और फिर अन्य शब्द। जब विषय अस्पष्ट हो, निहित विषय। पैसिव वॉइस में हम अक्सर ईट को प्लेस होल्डर के रूप में उपयोग करते हैं जब कार्रवाई का कर्ता महत्वपूर्ण नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस, पीपल से दैट ही इज अ गुड डॉक्टर। पैसिव वॉइस, इट इज सेड दैट ही इज अ गुड डॉक्टर। इसमें बाय की जरूरत नहीं होती। मोर एग्जाम्पल्स, एक्टिव वॉइस, they say that exercise is good for you. Passive voice, it is said that exercise is good for you. Active voice, people believe that earth is flat. Passive voice, it is believed that earth is flat. Active voice, somebody said that he was going to school. Passive voice, it is said that he was going to school. ऐसे केसेस भी है जहां पर ईट का प्रयोग नहीं किया जाता। मोर एग्जाम्पल्स, एक्टिव वॉइस, they will help me. Passive voice, I will be helped. Active voice, someone will feed me. Passive voice, I will be fed. Active voice, they will teach Rohan. Passive voice, Rohan will be taught. No use of by.
यदि वाक्यों में इंफिनिटिव वर्ब यानी टू प्लस वर्ब का प्रयोग होता है तो पैसिव वॉइस में टू बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। संरचना होती है एक्टिव वॉइस सब प्लस टू बी वर्ब प्लस इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब, पैसिव वॉइस सब प्लस टू बी वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस अदर एग्जाम्पल एक्टिव आई एम टू हेल्प हिम, पैसिव he is to be helped by me, active I was to help him, passive he was to be helped by me. More examples with have has had active I have to help him, passive he has to be helped by me, active I had to help him, passive he had to be helped by me. मोडल क्रियाएं मोडल वर्ब्स सहायक क्रियाएं होती है जो मुख्य क्रिया के अर्थ को संशोधित करती है और वाक्य में संभावना, क्षमता, अनुमति, आवश्यकता या कर्तव्य जैसे भाव व्यक्त करती है। हिंदी में इन क्रियाओं को सकता सकती हूं, चाहिए, होना, जरूर आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में मोडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मुस्ट, शॉल, शुड, विल, वुड इनकी संरचना होती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, फिर मोडल वर्ब, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स और अन्य शब्द। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, फिर मोडल वर्ब, फिर बी का प्रयोग, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट्स और अन्य शब्द। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस आई कैन राइट अ बुक, पैसिव वॉइस अ बुक कैन बी रिटन बाय मी, एक्टिव वॉइस ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, पैसिव वॉइस द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय हिम, एक्टिव वॉइस he must solve this equation, passive voice this equation must be solved by him. More example active voice they may announce the winner tomorrow, passive voice the winner may be announced tomorrow, active voice the dog might bite the stranger, passive voice the stranger might be bitten by the dog, active voice you should finish the report by Friday, passive voice the report should be finished by Friday. अब बात करते हैं प्रपोजिशन की। इसमें एक्टिव वॉइस की संरचना होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस की संरचना होती है सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस द टीचर टॉक्ड अबाउट द एग्जाम, पैसिव वॉइस the exam was talked about by the teacher, active voice I will look after you well, passive voice you will be well looked after by me। ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि पैसिव वॉइस में क्रिया विशेषण की स्थिति कैसे बदल सकती है, जबकि एक्टिव में क्रिया के बाद आता है, यह पैसिव वॉइस में क्रिया से पहले आता है। सम एग्जाम्पल्स एक्टिव वॉइस ही नोस राम, पैसिव वॉइस Ram is known to him, active voice his conduct shocked me, passive voice I was shocked at his conduct। इसमें बाय का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे केसेस में वाक्य की संरचना इस प्रकार से होती है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमारे पास दो ऑप्शंस है, पहला इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस टू या फोर प्लस इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस शी गेव मी अ बुक, पैसिव वॉइस ऑप्शन 1 आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, पैसिव वॉइस ऑप्शन 2 अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर, active voice they bought him a gift, passive voice option 1 he was bought a gift by them, passive voice option 2 a gift was bought for him by them। कुछ क्रियाएं जैसे कि buy, make, cook and get अक्सर for के लिए जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाती है, इसलिए है क्योंकि ये क्रियाएं यह संकेत देती हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को
लाभ पहुंचाने या देने के लिए कुछ किया जाता है, जो प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्त करता है। एक्टिव वॉइस देयर प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब। इस प्रकार के वाक्य हमें बताते हैं कि संज्ञा को कोई काम करना है या उस संज्ञा पर या उसके साथ कोई क्रिया करने की आवश्यकता है। टू प्लस वर्ब भाग हमें बताता है कि वह क्रिया क्या है। इसे इस तरह से सोचें, वहां कुछ है जिसे करने की कार्रवाई या उस पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। अब पैसिव वॉइस पर चलते हैं। जब हम यहां पैसिव वॉइस का उपयोग करते हैं तो हम संज्ञा पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और उस पर होने वाली क्रिया पर, बिना यह बताए कि क्रिया कौन कर रहा है। संरचना थोड़ी बदल जाती है। देयर प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। याद रखें, क्रिया के तीसरे रूप को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। आइए हमारे उदाहरणों पर नजर डालें। एक्टिव देयर इज नो टाइम टू लूज। यहां टाइम संज्ञा है। समय को क्या करना चाहिए? इसे खोना चाहिए। लेकिन एक्टिव वॉइस में यह हमारे द्वारा समय खोने के बारे में है, इसलिए हमारे पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। पैसिव देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। यहां टाइम अभी भी संज्ञा है, लेकिन अब हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि समय ही ऐसी चीज है जिसे खोना नहीं चाहिए। ध्यान समय पर है, इस बात पर नहीं कि इसे कौन खो सकता है। एक्टिव देयर आर क्लोथ्स टू वॉश। कपड़े किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वे किसी के द्वारा उन्हें धोए जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्रिया है धोना। पैसिव देयर आर क्लोथ्स टू बी वॉश्ड। किसी के द्वारा कपड़े धोने पर ध्यान देने के बजाय हम स्वयं कपड़ों पर ध्यान दे रहे हैं और इस तथ्य पर कि उन्हें धोए जाने की क्रिया की आवश्यकता है। एक्टिव देयर इज अ कार टू रिपेयर। इसका मतलब है कि कार किसी की मरम्मत के लिए इंतजार कर रही है। क्रिया मरम्मत करना है। पैसिव देयर इज अ कार टू बी रिपेयर्ड। पैसिव वॉइस में जोर कार और उसकी मरम्मत की जरूरत पर है, उस व्यक्ति पर नहीं जो मरम्मत करेगा। इन दोनों निर्माणों के बीच मुख्य अंतर उनके फोकस में है। एक्टिव वॉइस जिसकी बनावट देयर प्लस इज आर प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब होती है, अक्सर एक अनस्पेसिफाइड यानी अनिर्दिष्ट एजेंट को इंगित करती है जो क्रिया को अंजाम देगा, या यह कि संज्ञा स्वयं क्रिया करने में सक्षम है। यह इस बारे में अधिक है कि संज्ञा के साथ क्या किया जाना चाहिए। पैसिव वॉइस जिसकी बनावट देयर प्लस इज आर प्लस नाउन प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होती है, संज्ञा और उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्रिया पर सीधे जोर देती है। यह संज्ञा की स्थिति या आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। एक्टिव वॉइस में जब हम प्रश्न या कुछ नकारात्मक वाक्य बना रहे होते हैं, तो हम अक्सर वाक्य की शुरुआत में या किसी प्रश्न में विषय से पहले सहायक क्रिया या मोडल क्रिया का उपयोग करते हैं। फिर विषय क्रिया करता है और मुख्य क्रिया अपने मूल रूप में होती है। किसी प्रश्न की मूल संरचना है ऑक्सिलरी, मोडल वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। अब
जब हम इन्हें पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ध्यान क्रिया के प्राप्तकर्ता पर चला जाता है। पैसिव वॉइस का विषय एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट बन जाता है। हम बी का एक रूप पेश करते हैं और हमेशा क्रिया के तीसरे रूप का उपयोग करते हैं। सहायक मॉडल वाले पैसिव प्रश्नों की सामान्य संरचना इस प्रकार है: ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब, न्यू सब्जेक्ट दैट वाज ओल्ड ऑब्जेक्ट, बी और बीन वर्ब, थर्ड फॉर्म। आइए उदाहरणों पर नजर डालें। एक्टिव, डिड शी कॉल यू? यहां डिड सहायक क्रिया है डो से, शी विषय है और कॉल मुख्य क्रिया है। विषय शी कॉल करने की क्रिया कर रहा है। पैसिव, वर यू कॉल्ड बाय हर? एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट यू नया विषय बन जाता है। चूंकि यह भूतकाल का प्रश्न है और यू बहुवचन है, किया बदलकर थे हो जाता है। हम कॉल का तीसरा रूप जोड़ते हैं। हम मूल कर्ता को निर्दिष्ट करने के लिए वैकल्पिक रूप से उसके द्वारा जोड़ सकते हैं। एक्टिव, विल ही कॉल यू? विल एक मॉडल क्रिया है, ही विषय है और कॉल मुख्य क्रिया है। फिर से ही कॉल करने वाला है। पैसिव, विल यू बी कॉल्ड बाय हिम? यू नया विषय बन जाता है। मॉडल विल बना रहता है। हम बी और फिर क्रिया का तीसरा रूप कॉल्ड जोड़ते हैं। वैकल्पिक रूप से बाय हिम हमें बताता है कि कॉल करने वाला कौन था। एक्टिव, हैज ही कॉल्ड यू? हैज एक सहायक क्रिया है, ही विषय है और कॉल्ड मुख्य क्रिया है। ही वह है जिसने कॉल करने की क्रिया की। पैसिव, हैव यू बीन कॉल्ड बाय हिम? फिर से यू नया विषय है। चूंकि यह एक पूर्ण काल है और यू शामिल है, हैज बदलकर हैव हो जाता है। पैसिव वॉइस में पूर्ण काल के लिए हम क्रिया के तीसरे रूप से पहले बीन का उपयोग करते हैं। तो हैव बीन कॉल्ड वैकल्पिक रूप से बाय हिम एजेंट की पहचान करता है। याद रखें, एक्टिव वॉइस इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि कौन या क्या कार्रवाई कर रहा है। पैसिव वॉइस इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि कौन या क्या कार्रवाई प्राप्त कर रहा है। एक्टिव वॉइस में जब कोई प्रश्न हु से शुरू होता है तो हु आमतौर पर क्रिया करने वाला विषय होता है। यह हु प्रश्नों को पैसिव में बदलने का अधिक औपचारिक और पारंपरिक तरीका है। चूंकि हु एक्टिव वॉइस में विषय है, इसलिए यह पैसिव वॉइस में एजेंट बन जाता है। हम इस एजेंट को बाय whom का उपयोग करके व्यक्त करते हैं। आइए हमारे उदाहरणों को देखें। एक्टिव, हु कॉल्ड यू? यह हु विषय है। हु वह है जो पुकार रहा है। यू ऑब्जेक्ट है जिसे पुकारा जा रहा है। पासिव, बाय whom वर यू कॉल्ड? हु बाय whom बन जाता है। एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट यू पासिव में नया विषय बन जाता है। चूंकि मूल क्रिया कॉल भूतकाल में सरल है, इसलिए हम विषय से पहले वेयर का उपयोग करते हैं। अंत में हम मुख्य क्रिया के तीसरे रूप कॉल्ड का उपयोग करते हैं। एक्टिव, हु कैन सेव हिम? पैसिव ऑप्शन 1 फॉर्मल, बाय whom कैन ही बी सेव्ड? हु बाय whom बन जाता है। ही नया विषय बन जाता है। कान मॉडल क्रिया बनी रहती है। हम बी मॉडल पैसिव के लिए और तीसरा रूप सेव्ड जोड़ते हैं। पैसिव ऑप्शन 2 कॉमन,
हु कैन ही बी सेव्ड बाय, हु शुरुआत में रहता है, ही नया विषय है, कैन बी सेव्ड बचाया जा सकता है, मॉडल के साथ पैसिव रूप है, बाय अंत में है, बाय हुम को आमतौर पर अधिक औपचारिक, पारंपरिक और व्याकरणिक रूप से सटीक माना जाता है। आप इसे लिखित शैक्षणिक कार्य या बहुत औपचारिक भाषण में अधिक देख सकते हैं। हु बाय रोजमर्रा की बातचीत और अधिकांश अनौपचारिक या अर्ध औपचारिक लेखन में बहुत अधिक सामान्य और स्वाभाविक है। आपको यह कैसा लगा? मुझे कमेंट में बताएं। अगर आप इस तरह की और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आपको यह मददगार या मनोरंजक लगा तो एक लाइक शानदार होगा। लेट्स कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग।